हेलो दोस्तों, मैं रजनी बंसल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग 24/7 पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड निःशुल्क कोर्स की कड़ी में तुगलक बाय गिरीश कर्नाड का सेकंड पार्ट। आइए पहले इसका रिकैप देखते हैं। तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 के बीच रहा है। तुगलक एक बहुत ही शातिर लेकिन सनकी व्यक्ति था। वो कहते हैं ना कि 1.5 शाना व्यक्ति अपनी शान पट्टी में मारा जाता है, तो वही बात तुगलक के साथ हो गई। उसने कुछ एक डिसीजंस विशेषकर हिंदुओं में लोकप्रिय बनने के लिए लिए, लेकिन वे सभी उस पर उल्टे पड़ गए। तुगलक एक हिस्टोरिकल प्ले है क्योंकि इसमें गिरीश कर्नाड ने हिस्ट्री से रिलेटेड तथ्यों को उठाया है। हम इसके सीन फर्स्ट की बात करें तो दोस्तों, गिरीश कर्नाड 1327 की घटनाओं के विषय में बात करते हैं। यह प्ले दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सुल्तान के राज्य में खुश नहीं थे। इसके बाद विष्णु प्रसाद का एक केस आता है। विष्णु प्रसाद ने मोहम्मद बिन तुगलक पर केस कर दिया था कि आपके ऑफिसर्स ने मेरी ज़मीन हड़प ली है। तो हिंदुओं में लोकप्रिय बनने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने विष्णु प्रसाद को एक सरकारी ओहदा और 500 चांदी के सिक्के देने की घोषणा की, और उसने अपने भाषण में कहा कि देखो, मेरे राज्य में हिंदू और मुसलमान दोनों ही खुशी खुशी रह रहे हैं, मैं हिंदुओं के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर रहा हूँ। और उसी समय वह घोषणा कर देता है कि मैं अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करूंगा। और इसके पीछे ये रीज़न देता है क्योंकि दिल्ली बॉर्डर के पास पड़ता है, तो इस पर आए दिन आक्रमण होते रहते हैं। तुगलक मंगोलों के आक्रमण से भी बहुत अधिक परेशान था, तो इसलिए वह कहता है कि दौलताबाद केंद्र में पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पे आक्रमणकारी जल्दी से पहुँच नहीं पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो दौलताबाद है वहाँ हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मिलजुल कर रहेंगे, तो वहाँ एक नया कल्चर डेवलप होगा। लेकिन लोग उसके इस निर्णय को पागलपन करार देते हैं। वो कहते हैं कि सुल्तान पागल हो गया है और इसने अपने पिता और भाई दोनों को मारा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो शेख इमामुद्दीन है वह भी सुल्तान के बारे में ऑपोजिट बातें करता है। वह सुल्तान की बहुत आलोचना करता है। शेख इमामुद्दीन एक धार्मिक व्यक्ति है, और एक धार्मिक व्यक्ति के द्वारा ऐसी बातें करना सुल्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमने पढ़ा कि सुल्तान चेस खेल रहा है, और चेस खेलते खेलते जब उसकी स्टेप मदर वहाँ आ जाती है तो वह अपनी स्टेप मदर से बातें करने लगता है और कहता है कि देखो, मैंने चेस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सोल्व कर ली है। तो उसकी स्टेप मदर कहती है कि मुझे चेस से कोई मतलब नहीं है, जो तुम्हारे भाई जैसा दोस्त है ऐन उल मुल्क, उसके साथ दोस्ती बढ़ाओ। और वह इस बात पर भी चिंता व्यक्त करती है कि ऐन उल मुल्क की सेना दिल्ली की तरफ आक्रमण करने के लिए बढ़ रही है। तुगलक अपनी स्टेप मदर से पूछता है कि क्या उसे भी लगता है कि वह अपने पिता और भाई का हत्यारा है। तो इस बात को उसकी स्टेप मदर सिरे से नकार देती है, और वह कहती है कि वह इन सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। उसकी स्टेप मदर बहुत ही प्रैक्टिकल लेडी है। उसे रहना तो तुगलक के पास ही है, तो इसलिए वह तुगलक से दुश्मनी भी नहीं रख सकती। दोस्तों, इसके बाद तुगलक का वजीर नाजिब और बरानी एंटर करते हैं, और वे ऐन उल मुल्क के बारे में डिस्कस करते हैं कि ऐन उल मुल्क अपने 30,000 सिपाहियों के साथ दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, जबकि हमारे पास तो केवल 6,000 ही सैनिक हैं, तो हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे। दूसरी तरफ जो शेख इमामुद्दीन है वह भी दिल्ली आने की बोल रहा है, और शेख इमामुद्दीन को लोग बहुत मानते हैं, तो इसलिए उससे निपटना भी बहुत मुश्किल काम होगा। तो इस पर नाजिब शेख इमामुद्दीन को ख़त्म करने की बात कहता है, क्योंकि वह जहाँ भी जाता है हर जगह सुल्तान की और उसकी नीतियों की बुराई करता है। इससे लोग सुल्तान के खिलाफ होते जा रहे हैं। हालांकि तुगलक भी यह चाहता था कि उसके विरोधी शेख इमामुद्दीन जीवित ना रहे, लेकिन जब वह देखता है कि उसकी स्टेप मदर भी वहीं खड़ी है, तो वह कहता है कि एक रिलीजियस पर्सन का, एक धर्म गुरु को इस तरह से मारना उचित नहीं है। नाजिब उसे बताता है कि जो शेख इमामुद्दीन है वह अपनी वेशभूषा में बहुत कुछ सुल्तान से मिलता है। तो सुल्तान के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसकी स्टेप मदर सुल्तान के हाव भाव को देखकर समझ जाती है कि सुल्तान अब क्या करने वाला है। इस बात पर तुगलक शेख इमामुद्दीन को बुलाने के लिए कहता है। शेख इमामुद्दीन पूरी जनता में कहलवा देता है कि इस दिन मैं दिल्ली आऊँगा, आप सभी लोग पधारें। लेकिन शेख इमामुद्दीन के भाषण को सुनने के लिए कोई भी नहीं पहुँचता है। दोस्तों, अगला सीन शुरू होता है एक मस्जिद में, जहाँ पे शेख इमामुद्दीन, सुल्तान और सुल्तान के कुछ फॉलोअर्स बैठे हैं। जनता शेख को सुनने के लिए नहीं पहुँचती है। जब शेख सुल्तान से पूछता है कि जनता मेरे भाषण को सुनने के लिए क्यों नहीं आई, तो सुल्तान कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी सेवा में मैं और मेरे फॉलोअर्स हाजिर हैं। तो इस पर शेख कहता है कि मुझे ऐसे चापलूसों की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों, शेख ने तो सोचा था मैं दिल्ली जाकर पूरी जनता के सामने अपनी बात रखूंगा, लेकिन अब यह 2-4 गिने चुने लोगों के बीच में ही मीटिंग हो रही है। शेख सुल्तान से कहता है कि वह इस्लाम के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। तो सुल्तान इस बात को मना कर देता है, और वो कहता है कि नहीं, मैं तो इस्लाम के हर नियम कायदे का पूरी तरीके से पालन कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर ये वर्ड गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर स्पेलिंग आएगी प्रोपोजिस की,
POSES प्रोपोजेस। अब सुल्तान के दिमाग में पहले से ही ये खुराफात चल रही है और वह शेख इमामुद्दीन से कहता है कि ऐन उल मुल्क दिल्ली पर अपने 30,000 सैनिकों के साथ आक्रमण करने के लिए बढ़ रहा है, तो इसमें मुस्लिम को मारेगा, बहुत सारे मुस्लिम मर जाएंगे। जनता आपको बेहद पसंद करती है, तो क्यों ना आप ऐन उल मुल्क के पास जाकर उसे समझाएं और मेरी ओर से संधि का प्रस्ताव रखें। शेख इमामुद्दीन यहाँ पर फंस जाता है। वह तुगलक के इरादों को भांप जाता है, लेकिन उसे यह पता है कि अब वह यहाँ से बचकर जा नहीं सकता। तो शेख इमामुद्दीन को मजबूरी में हाँ भरनी पड़ती है कि ठीक है, मैं ऐन उल मुल्क से जाकर मिलता हूँ। और जैसे ही वह कहता है कि मैं मिलने चला जाऊँगा, उसी समय सुल्तान यह ऑर्डर देता है कि शेख इमामुद्दीन को अच्छे सुंदर कपड़े पहनाए जाएँ और जो उसके ऑफिसर्स हैं वो सुल्तान के जैसे कपड़े ही शेख इमामुद्दीन को पहना देते हैं और उसके साथ सुल्तान अपनी सेना को भेज देता है। जब शेख इमामुद्दीन सुल्तान से पूछता है कि आप मुझे ये कपड़े क्यों पहना रहे हैं, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, तो इस पर सुल्तान कहता है कि आप मेरे प्रतिनिधि के रूप में वहाँ जा रहे हैं, तो आप साधारण कपड़ों में जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो वह हमारे राज्य की इंसल्ट होगी कि देखो दिल्ली के बादशाह का रिप्रेजेंटेटिव बहुत ही साधारण बन के आया है। जब इमामुद्दीन ऐन उल मुल्क के सामने पहुंचता है तो इससे पहले कि इमामुद्दीन कुछ बोल पाता, तुगलक के आदेश अनुसार पीछे से सिपाही ऐन उल मुल्क की सेना पर आक्रमण कर देते हैं। सामने से भी अस्त्र शस्त्र चलने लगते हैं और इस लड़ाई में शेख इमामुद्दीन मारा जाता है। आइए चलते हैं इसकी नेक्स्ट सीन पर। दोस्तों, अब तुगलक तो शेख इमामुद्दीन के पीछे चला जाता है और वह अपने राज्य का कार्यभार सिहाबुद्दीन के ऊपर छोड़कर जाता है। दोस्तों, सिहाबुद्दीन तुगलक का ही एक करीबी व्यक्ति है। तुगलक के पीछे से सिहाबुद्दीन और तुगलक की स्टेप मदर आपस में बातें करते हैं और स्टेप मदर कहती है कि मुझे जो वजीर नाजिब है वह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वह सुल्तान को हमेशा गलत सलाह देता है। इसी दौरान रतन सिंह वहाँ पहुँचता है और उन्हें बताता है कि सुल्तान शांति वार्ता से दिल्ली वापस आ गए हैं और सुल्तान नाजिब और बरानी के साथ लौटते हैं। और सुल्तान सिहाबुद्दीन की तारीफ़ करता है और उसे बताता है कि तुमने मेरे पीछे से बहुत अच्छे से राज्य संभाला। और वह यह भी कहता है कि इस शांति वार्ता के दौरान शेख इमामुद्दीन की मृत्यु हो गई है और मुझे इसका बहुत अधिक दुख है। जब ये सब लोग चले जाते हैं तो सिहाबुद्दीन और रतन सिंह आपस में बातें करते हैं और रतन सिंह सिहाबुद्दीन को बताता है कि वास्तव में शेख इमामुद्दीन की मृत्यु कैसे हुई। वह बताता है कि शेख इमामुद्दीन ऐन उल मुल्क से कुछ बोलते उससे पहले ही सुल्तान ने युद्ध का भोंपू बजा दिया और भोंपू बजते ही सारी सेना ने ऐन उल मुल्क के ऊपर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण के दौरान, इस लड़ाई के दौरान शेख इमामुद्दीन मारा गया। इसके बाद रतन सिंह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन कहता है। वह कहता है कि आई हैव नेवर सीन एन ऑनेस्ट स्काउंडर लाइक योर सुल्तान हु मर्डर्स अ मैन कामली एंड देन एंजॉयज द फीलिंग ऑफ गिल्ट। रतन सिंह सिहाबुद्दीन से कहता है कि मैंने तुम्हारे सुल्तान जैसा ईमानदार राक्षस कभी नहीं देखा, जो कि एक आदमी को इतनी शांति से, इतनी आराम से मार देता है और उसके बाद वह यह दिखावा करता है कि उसे उसकी मृत्यु का बहुत अधिक दुख है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको सिहाबुद्दीन और रतन सिंह के रिश्ते के बारे में बताना चाहती हूँ। दोस्तों, सिहाबुद्दीन का फादर तुगलक की सेना में एक बड़ा अधिकारी है और सिहाबुद्दीन के फादर ने रतन सिंह के फादर को मार दिया था। इस बात का सिहाबुद्दीन को बहुत अधिक पछतावा है और इस वजह से वह रतन सिंह से थोड़ा दबकर रहता है। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट सीन पर। दोस्तों, सीन 5 में तुगलक के राज्य में जो बड़े बड़े अमीर, सैयद, धार्मिक व्यक्ति थे और सिहाबुद्दीन तथा रतन सिंह सब मिलकर एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं और वह सब ये प्लानिंग करते हैं कि हम सुल्तान को मरवा देते हैं, क्योंकि वह सभी धार्मिक व्यक्तियों का कत्ल करते जा रहा है। अब इस मीटिंग के दौरान यह चर्चा चलती है कि सुल्तान को कैसे मरवाया जाए, कब मरवाया जाए। तो वो सब कहते हैं कि इसे हम जब यह प्रेयर करता है तो उस समय मरवा देते हैं, क्योंकि इसके पास कोई भी हथियार उस समय नहीं रहता है। जो धार्मिक व्यक्ति हैं वो ये कहते हैं कि इसे प्रार्थना के दौरान नहीं मरवाना चाहिए, लेकिन बाकी लोगों को कोई और मौका ही नहीं मिलता कि जिस समय यह बिना हथियार और सैनिकों के रहे। यही प्लानिंग चल रही होती है। इसी बीच रतन सिंह यह राज खोल देता है कि जो शेख इमामुद्दीन है उसके भाषण को सुनने के लिए साधारण जनता क्यों नहीं आई थी, क्योंकि जितने भी लोग उसके भाषण को सुनने के लिए घरों से बाहर निकल रहे थे तो सुल्तान के सैनिक हर गली मोहल्ले में घूम रहे थे और वह लोगों को मार पीट के घर के अंदर वापस भेज रहे थे और उन्होंने शेख इमामुद्दीन की सभा में किसी को नहीं आने दिया। अब जो शिहाबुद्दीन है वह हालांकि सुल्तान के विषय में बहुत अच्छा सोचता है और वह सुल्तान की तारीफ कर रहा था कि नहीं, सुल्तान तो इतना अच्छा आदमी है, वह हिंदू मुसलमानों के सबके साथ बराबरी का बर्ताव करता है। लेकिन उसके मन में एक गिल्ट भी है कि उसके फादर ने रतन सिंह के फादर को मारा था। अब दोस्तों, जो यह मीटिंग चल रही है वो मीटिंग सिर्फ इसलिए चल रही है कि वे सब लोग शिहाबुद्दीन को अपने प्लान में शामिल कर लें कि तुम भी सुल्तान को मारने में हमारी मदद करो। और शिहाबुद्दीन अंत में उनकी बहुत अधिक समझाइश बुझाइश और उसके मन में जो गिल्ट था रतन सिंह के फादर की मृत्यु के कारण, उसकी वजह से शिहाबुद्दीन उन लोगों की बात मान लेता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ सुल्तान के मर्डर में। आइए देखते हैं नेक्स्ट सीन में क्या होता है। दोस्तों, सीन 6 में हम देखते हैं कि सुल्तान अमीर लोगों को कहता है। अमीर कौन थे दोस्तों? अमीर उसके नोबल मैन थे, जो उसके दरबारी थे, जो उसके दरबार में बैठते थे सुल्तान के साथ। वह उन्हें बताता है कि जो अब्बासिद गियासुद्दीन मोहम्मद है, यानी जो खलीफा है, उनको मैंने दिल्ली पधारने का निमंत्रण भिजवाया था और उन्होंने मेरा इन्विटेशन स्वीकार कर लिया है।
तो खलीफा दिल्ली आने वाले हैं। अब इसी वार्ता के दौरान जो शिहाबुद्दीन है वह सुल्तान से कहता है कि आप अपनी जो राजधानी है वह दौलताबाद शिफ्ट ना करें, लेकिन सुल्तान उसकी बात जरा भी नहीं मानता है, क्योंकि शिहाबुद्दीन की अमीर सैयद और रतन सिंह के साथ जो वार्ता हुई थी उसमें यह बात भी डिस्कस हुई थी कि सुल्तान का राजधानी शिफ्ट करने का आइडिया बिल्कुल बेकार है, इसमें बहुत से लोगों की जानें चली जाएंगी। क्योंकि शिहाबुद्दीन के मन में सुल्तान के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो वह सोचता है कि यदि सुल्तान अपनी कैपिटल को दौलताबाद शिफ्ट न करने की बात मान जाता है तो हम उसका मर्डर नहीं करेंगे। लेकिन सुल्तान क्योंकि बहुत ही सनकी और जिद्दी व्यक्ति है, वह शिहाबुद्दीन की बात सुनने से मना कर देता है और सुल्तान एक घोषणा कर देता है कि राजधानी तो हम अभी शिफ्ट करेंगे और अगले साल मैं कॉपर के कॉइन्स भी चलाऊंगा जिनकी वैल्यू चांदी के सिक्कों जितनी ही होगी। इस निर्णय से सभी बहुत हैरान हो जाते हैं कि तांबे के सिक्कों की वैल्यू चांदी के सिक्कों जितनी कैसे हो सकती है। तो सुल्तान कहता है कि चाइना में भी एक बार ऐसा हुआ था कि वहाँ के राजा ने पेपर की करेंसी चलाई थी और उस पेपर की करेंसी का मूल्य सोने चांदी के सिक्कों जितना ही था और वहाँ की जनता अपने राजा में विश्वास करती थी, तो उन्होंने इस निर्णय को पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया था। अब सुल्तान कहता है कि मुझे इस निर्णय को सफल बनाने में अमीर लोगों और शिहाबुद्दीन के सपोर्ट की आवश्यकता है। तो शिहाबुद्दीन कहता है कि आप रिक्वेस्ट मत करो, आप केवल ऑर्डर करो, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, हमारा सपोर्ट आपके साथ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट सीन के साथ। आशा करती हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है। दोस्तों यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों जब आप मेरे वीडियोस पर कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और अच्छा काम करने की मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ आप मेरे इस नेक काम में मेरा सहयोग करें और इसी तरह मेरे वीडियोज़ को प्यार देते रहें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।